हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 7th क्लास साइंस एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्रियोसिटी, उसके चैप्टर नंबर 4 द वर्ल्ड ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स को रीड करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है द वर्ल्ड ऑफ मैटर्स एंड नॉन मैटर्स, तो इस चैप्टर में हम मैटर्स और नॉन मैटर्स के बारे में जानेंगे और हम ये समझेंगे कि मैटर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मैटर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और किसी चीज़ को देखकर हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ मैटर है या फिर नॉन मैटर है। ये सब बातें हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी राजस्थान के एक गांव में रहते हैं। यहाँ पर इस इमेज में हमें यशवंत और आनंदी दिखाए गए हैं। ये यशवंत है, ये आनंदी है, और ये इन दोनों के ग्रैंडफादर हैं। Their school has assigned them a project to learn about craft persons who work with metals। यानी कि उनके स्कूल में यशवंत और आनंदी, इनके स्कूल में इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया जिनमें कि इनको ऐसे क्राफ्ट पर्सनस को के बारे में जानना था जो कि मैटर्स का काम करते हैं। क्राफ्ट पर्सन होते हैं जैसे कारीगर, और मैटर का काम कौन करते हैं? इनको हम हिंदी में अगर कहें तो कहते हैं लोहार, जो कि लोहे से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। देखिए, क्राफ्ट पर्सन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कोई लोहे का काम करते हैं, तो जो ये ज्वेलर्स होते हैं, जो ये गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें बनाते हैं, ये भी क्राफ्ट पर्सन होते हैं। कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, वो भी कारीगर कहलाता है। तो ये सब कारीगर कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको जो प्रोजेक्ट दिया गया था वो ऐसे क्राफ्ट पर्सन के पास जाकर उनका काम चेक करना था जो कि मैटर्स का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आगे ये कहा गए, दे डिसाइडेड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ्स हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लोहार के पास जाएंगे। आयरन स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं, लोहा भी तो मेटल ही है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक आयरन स्मिथ के पास जाएंगे जो कि लोहे से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट दियर ग्रैंडफादर। उन्होंने दोनों ने ही अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादाजी से रिक्वेस्ट की टू अकम्पनी दैम, कि वो भी उनके साथ चले। जैसा कि फिगर 4.1 में यहाँ पर दिखाया गया है, ग्रैंडफादर है ये, और ये दोनों यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि यशवंत और आनंदी भी आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक आयरन स्मिथ यानी कि एक लोहार है जो कि लोहे से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर बना रहा है, यानी कि लोहे का यूज़ करके चीज़ें बना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या कहा गया है, दे आर क्यूरियस टू लर्न हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज़। यानी ये दोनों ही बहुत उत्सुक थे, यशवंत और आनंदी बहुत ही क्यूरियस थे, बहुत ही उत्सुक थे ये जानने के लिए कि ये जो लोहार होते हैं ये डेली यूज़ की चीज़ें किस तरीके से बनाते हैं। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन सुदर्शन अंकल, और जिनके पास वो गए थे, वो जो क्राफ्ट पर्सन थे, वो जो आयरन स्मिथ थे यानी कि लोहार थे, वो थे सुदर्शन अंकल, उनका नाम था सुदर्शन। अब देखिए यशवंत ने क्या कहा। यशवंत, विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। यानी उसने सुदर्शन अंकल से पूछा कि जनरली आप कौन सी चीज़ें बनाते हैं। अब सुदर्शन ने क्या कहा, जो कि ये लोहार है, जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़। यानी उन्होंने कहा कि हम डेली यूज़ की चीज़ें बनाते हैं। सच एज फ्लैट पैंस यानी कि तवा, बकेट्स यानी कि बाल्टीज, टोंग्स यानी कि चिमटास, एंड फार्मिंग टूल्स यानी ये जो खेती बाड़ी में टूल्स यूज़ होते हैं वो भी बनाते हैं। लाइक स्पेड्स जिसको हम कहते हैं फावड़ा, एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी, ट्रॉल्स यानी कि खुरपी, एंड रेक्स यानी कि जेलीज। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई कि ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। अब आनंदी ने क्या कहा, वट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ। यानी ये जो सारी चीज़ें आप बनाते हैं ये बनती किस चीज़ से, कौन से मटेरियल से बनती है, आनंदी ये जानना चाहती है। अब देखिए इसका आंसर उन्हें क्या मिला। ये जो लोहार है सुदर्शन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा वी यूज़ आयरन मेटल, हम लोहे का यूज़ करते हैं, टू मेक दीज आइटम्स, इन आइटम्स को बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ वुड, हम लकड़ी का भी यूज़ करते हैं, टू प्रिपेयर हैंडल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड। यानी अगर किसी चीज़ पे कोई हैंडल लगाना है तो वो हैंडल हम लकड़ी का बनाते हैं। एडिशनली वी यूज़ कोल इन अवर फर्नेस टू हीट द आयरन, और हम अपनी भट्टी, ये जो फर्नेस होती है, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, और वो उन्होंने ये बताया कि हम अपनी इस भट्टी में कोयले का यूज़ करते हैं लोहे को गर्म करने के लिए। और अगर आप यहाँ पर ये इमेज देखते हैं
तो यहाँ पर आप इमेज को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ये भट्टी यूज़ हो रही है जिसमें कोयला यूज़ हो रहा है। कोयले का यूज़ करके इस भट्टी में कोयला डाल के इसको हीट किया जाता है और फिर इसमें जो लोहा होता है उसको गर्म किया जाता है। और जब ये लोहा गर्म हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उस गर्म लोहे को हथौड़े से पीटा जाता है ताकि उसको एक नई शेप मिल सके। अब आगे देखते हैं इसके बाद हमसे क्या कहा गया है। देखिए, सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस, यानी कि एक भट्टी में, एक फर्नेस में लोहे के टुकड़े को गर्म किया जा रहा है। इट हैज़ बिकम रेड हॉट, फिर वो बिल्कुल गर्म होकर लाल हो जाता है लोहा। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट हार्ड विद अ हैमर, और फिर सुदर्शन ने क्या किया कि उस लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटना शुरू किया। आनंदी इज़ अमेज्ड एंड आस्क्ड वाई आर यू बीटिंग इट। आनंदी को काफ़ी हैरानी हुई है देखकर, और उसने पूछा कि आप इस लोहे के टुकड़े को ऐसे पीट क्यों रहे हैं, बीट क्यों कर रहे हैं, इसको हैमर से बीट क्यों कर रहे हैं। सुदर्शन ने क्या कहा, देखें, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स, यानी सुदर्शन ने कहा कि मैं इस लोहे के टुकड़े को इसलिए पीट रहा हूँ ताकि मैं इसको एक कुल्हाड़ी की शेप दे सकूँ, एक एक्स की शेप दे सकूँ। अब आगे देखिए, आनंदी, वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप, यानी कि लोहे के टुकड़े को पीट कर फ्लैट भी किया जा सकता है। कैन वी डू दिस विद अदर मैटर्स एज वेल, फिर उसके मन में एक क्वेश्चन आया कि हम दूसरे मैटर्स के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चंस, आपके मन में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होंगे। लेट अस एक्सप्लोर व्हाट एल्स वी कैन डू विद मैटर्स, अब हम इस चैप्टर में आगे ये जानेंगे, ये समझेंगे कि हम मैटर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेलिएबिलिटी के बारे में। ये जो प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी की, ये प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को पीटते हैं, हैमर करते हैं, ज़ोर से उसको उसके ऊपर प्रहार करते हैं, तो अगर वो चीज़ टूटती नहीं है और एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो हम कहते हैं कि उसके अंदर मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है। तो जितने भी ये मेटल्स होते हैं इनमें मेलिएबिलिटी होती है, लेकिन नॉन मेटल्स में मेलिएबिलिटी नहीं होती। तो अगर आप मेटल को पीटेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, बल्कि एक पतली चादर में, एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा, एल्यूमिनियम का फॉइल पेपर होता है। एल्यूमिनियम को जब पीटा जाता है तो वो एक पतली सी शीट में चेंज हो जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम एक मेटल है जिसमें ये मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप एक नॉन मेटल, फॉर एग्जांपल आपने कोयला लिया, कोयले का एक टुकड़ा, कोल, और उसको आप हैमर करते हैं तो वो पतली शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो टूट जाएगा क्योंकि वो नॉन मेटल है। तो ये जो मेलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी है ये मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। अब इसको थोड़ा और आगे डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन, यानी कि सावधानी क्या रखनी है। कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट, यानी कि जब भी आप ये एक्टिविटी करें तो कोई आपके टीचर या कोई और बड़ा व्यक्ति आपके आसपास होना चाहिए। कलेक्ट सम वेस्ट पीसेज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कुछ आप वेस्ट पीसेज टुकड़े ले सकते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के। एंड आयरन नेल, एक लोहे की कील ले सकते हैं। अ पीस ऑफ कोल, कोयले का टुकड़ा। अ पीस साइज लंप ऑफ सल्फर, एक छोटा सा टुकड़ा आप ले सकते हैं सल्फर का, और सल्फर को हम गंधक भी कहते हैं। एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लेने को कहा गया है। उसके बाद रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, यानी कि क्लास 6 में आपने ये चैप्टर पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस, इसको आपने रिकॉल करना है, याद करना है। एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंसेज ऑफ द अबव आइटम, और ये जो आइटम्स यहाँ पर बताए गए थे, कौन कौन से आइटम्स थे एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आइटम्स हमें जो बताए गए थे वो थे वेस्ट पीसेज ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, आयरन नेल, पीस ऑफ कोल, पीस साइज्ड लंप ऑफ सल्फर जिसको गंधक कहते हैं, और लकड़ी का एक टुकड़ा। और यहाँ पर हमें ये कहा गया कि जो भी चीज़ें हमने ऊपर ये कलेक्ट की है इन सब की अपीयरेंस हमें चेक करनी है। हमें चेक करना है इनमें से कौन सा, जो भी ये हमने आइटम कलेक्ट किए हैं इनकी अपीयरेंस कैसी है, ये दिख कैसे रहे हैं। आर दे लस्ट्रस, क्या ये चमकदार है, यानी कि इनमें से कुछ चीज़ें चमकदार होंगी और कुछ चीज़ें डल होंगी जिनमें कि शाइनिंग नहीं होगी।
ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट, यानी कि हमें ये भी चेक करना है कि ये जो चीज़ें यहाँ पर हमने कलेक्ट करी हैं इनमें से कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, और इनमें से कौन सी चीज़ चमकदार है, कौन सी डल है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। ये जो टेबल 4.1 है जो थोड़ी देर में हम करेंगे, इसको बाद में हम चेक करते हैं कि मतलब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने कलेक्ट करी थी उनके बारे में उस टेबल में हम लिखेंगे कौन सी चीज़ लस्ट्रस है, चमकदार है, कौन सी डल है, कौन सी हार्ड है, कौन सी सॉफ्ट है, और कौन सी चीज़ को अगर हम हैमर करते हैं तो वो टूटेगी नहीं और कौन सी चीज़ टूट जाएगी, ये भी हमें वहाँ बताना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमसे कहा गया है नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस। ये जो चीज़ें हमने इकट्ठी की थी इनको आप किसी हार्ड सरफेस के ऊपर एक एक करके रखिए एंड बीट दैम विद अ हैमर, और फिर आप एक एक करके इनको पीटिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस फिगर में बीटिंग एन आयरन नेल विद अ हैमर, तो यहाँ पर ये आयरन नेल है जिसको किससे पीटा जा रहा है, एक हैमर से, हथौड़े से। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, आपको क्या लगता है क्या होगा। डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे रख के आप इसको हैमर कर रहे हैं, क्या हैमर करने पर ये चीज़ें फ्लैटेंड हो जाती है, पतली हो जाती हैं, या फिर पीसेस में ब्रेक हो जाती है, टुकड़ों में बट जाती हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.1। अब हम ये ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर टेबल 4.1 में नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। इस कॉलम में तो सब ऑब्जेक्ट या मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि पीस ऑफ कॉपर, पीस ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ जो सेकंड कॉलम है इसमें अपीयरेंस बताया गया, कौन सी चीज़ लस्ट्रस यानी कि चमकदार है और कौन सी चीज़ नॉन लस्ट्रस यानी कि डल है। उसके बाद थर्ड कॉलम में है कि जो भी चीज़ यहाँ पर हमें ये जो आइटम्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा आइटम हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। फिर यहाँ इस कॉलम में हमें बताया गया है कि अगर हम हैमर करते हैं तो ये जो चीज़ हम यहाँ जैसे कि पीस ऑफ कॉपर लेंगे तो ये फ्लैटन यानी पतली हो जाती है या फिर टुकड़ों में बट जाती है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले जैसे कि पीस ऑफ कॉपर है तो हमें ये बताना है कि पीस ऑफ कॉपर लस्ट्रस है, नॉन लस्ट्रस है, हार्ड है या सॉफ्ट है, और पीटने पर ये पतली चादर में एक फ्लैटन हो जाता है या फिर टुकड़ों में बट जाता है। अब यहाँ पर इन सभी आइटम्स के बारे में हमने लिख दिया है। सबसे पहले है पीस ऑफ कॉपर, तो ये लस्ट्रस होगा, चमकदार, हार्ड होगा, और अगर इसको पीटा जाएगा तो ये फ्लैटन हो जाएगा यानी कि एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पीस ऑफ कॉपर है, याद रखिएगा कॉपर जो होता है ये एक मेटल होता है, एम यानी कि मेटल, ठीक है, क्योंकि ये मैटर की ही प्रॉपर्टीज़ होती है। लस्ट्रस होते हैं, चमकदार, हार्ड होते हैं, और इनमें मेलिबिलिटी होती है, पीटने पर फ्लैटन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं पीस ऑफ एल्युमिनियम, ये भी एक मैटर है, तो ये भी लस्ट्रस होगा, चमकदार, हार्ड होगा और पीटने पर फ्लैटन हो जाएगा। फिर थर्ड आता है आयरन नेल। अच्छा, इससे पता चला कि ये भी आपका मैटर है तो यहाँ मैटर लिखते हैं। आयरन नेल ये भी मैटर है, आयरन भी मैटर होता है, लस्ट्रस, चमकदार, हार्ड होता है, फ्लैटन, पीटने पर ये पतला हो जाता है, टूटता नहीं है। अब इसके बाद क्या आता है पीस ऑफ कोल, ये आपका नॉन मैटर होता है, नॉन मैटर, इसलिए नॉन लस्ट्रस है, चमकदार नहीं होगा। नॉट एज हार्ड एज मैटर्स, यानी कि हल्का हल्का हार्ड तो होता है लेकिन मैटर्स की तरह हार्ड नहीं होता, ये ज़रा भी हैमर करेंगे तो ये टूट जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर हमने लिखा ब्रेक्स इनटू पीसेज, इसको हैमर करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो नॉन मैटर में हमने क्या क्या देखा, चमकदार नहीं होते, नॉट एज हार्ड एज मैटर्स, मैटर्स की तरह हार्ड नहीं होते, और ब्रेक इनटू पीसेज, अगर हैमर करेंगे तो ये टुकड़ों में बट जाएगा, यानी इसका मतलब ये जो कोयला होता है नॉन मैटर है। फिर है रम्प ऑफ सल्फर पी साइज, रम मतलब छोटा सा टुकड़ा, किसका, सल्फर का, ये भी नॉन मैटर है, तो इसमें भी ये नॉन मैटर वाली प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। नॉन लस्ट्रस सेम चीज़, नॉट एज हार्ड एज मैटर सेम चीज़, ब्रेक्स इनटू पीसेस सेम चीज़। फिर आता है ब्लॉक ऑफ वुड, ये भी नॉन मैटर ही होता है, लकड़ी का टुकड़ा, ये भी नॉन लस्ट्रस, चमकदार नहीं होता। नॉट एज हार्ड एज मैटर्स, मैटर्स की तरह ये हार्ड नहीं होता। अब इस प्रॉपर्टी को देखिए जो लकड़ी में होती है, ये ध्यान से देखिए, नाइदर गेट्स फ्लैटेंड नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेज। लकड़ी के टुकड़े को अगर आप पीटेंगे तो ना तो ये मैटर्स की तरह फ्लैटेंड होगा, ना तो ये मैटर्स की तरह पतली शीट में बदलेगा, नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेज, और ना ही ये टुकड़ों में बदल जाएगा। यानी ये दोनों ही चीज़ें लकड़ी में नहीं होती, वुड में नहीं होती। वुड को अगर आप पीटते हैं तो ना तो ये फ्लैटेंड होगा और ना ही ये टुकड़ों में बटेगा। लेकिन वुड है क्या, वुड नॉन मैटर है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्ट्रस इन अपीयरेंस एंड हार्ड, यानी कि यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से ऐसी चीज़ें थी जो लस्ट्रस थी, चमकदार थी और हार्ड थी, ठीक है, ये सब हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं।
ये पहले जो तीन है, पीस ऑफ कॉपर, पीस ऑफ एल्यूमिनियम और ये आयरन नेल, ये जो है ये तीनों मेटल्स हैं। और इसके अलावा जो अगले तीन थे ये नॉन मेटल्स थे, इसको आपने याद रखना है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर लस्ट्रस। ये तीनों जो थे, कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये चमकदार थे इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड, और ये हार्ड भी हैं क्योंकि ये तीनों मेटल्स हैं, तो ये लस्ट्रस भी है, चमकदार भी हैं और ये हार्ड भी हैं। लस्टर शोन बाय मेटल इज़ नोन एज मेटालिक लस्टर। यानी मेटल्स में जो लस्टर होता है, मेटल में जो चमक होती है, उसको मेटालिक लस्टर कहते हैं। मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स, ये तीनों मेटल्स है, हम आपको बता चुके हैं। वेयर एज, जबकि कोल यानी कोयला, सल्फर और वुड यानी लकड़ी आर नॉन लस्ट्रस, ये तीनों ही नॉन लस्ट्रस है, इनमें चमक नहीं होती। एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, और ये मेटल्स की तरह हार्ड भी नहीं होते। तो कोल, सल्फर और वुड ये नॉन मेटल्स हैं, ना तो इनमें चमक होती है और ना ही ये मेटल्स की तरह हार्ड होते हैं। ये भी यहाँ पर इस टेबल में हम आपको बता चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा है आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी हार्ड और सॉलिड होते हैं। नॉट रियली, यानी इसमें एक्सेप्शन केस भी होते हैं। कैसे? सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, अब सोडियम और पोटेशियम है तो मेटल्स, आर सो सॉफ्ट, लेकिन ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो मेटल में एक्सेप्शन केस भी होते हैं। दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, अब ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये मेटल्स तो हैं लेकिन हार्ड नहीं होते और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से भी काट सकते हैं। देयर इज़ वन मेटल मरकरी, अब मरकरी भी एक मेटल है, दैट इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब मरकरी जो होता है वो तो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे देखेंगे, रूम टेम्परेचर पे देखेंगे, तो ये जो मरकरी ये है तो मेटल लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इस तरीके के केसेस को हम एक्सेप्शन केसेस कहते हैं कि मरकरी मेटल है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और सोडियम और पोटेशियम मेटल हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड और सॉलिड होते हैं, ये आपको याद रखना है। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, सो ये जो मरकरी होता है, मरकरी आपने कहाँ देखा होगा? मरकरी आपने देखा होगा थर्मामीटर्स में, ठीक है। थर्मामीटर में अगर आप मरकरी देखेंगे तो वो ऊपर नीचे होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्रियोसिटी, और इसके बारे में आपने क्लास 6 की जो साइंस की बुक थी क्रियोसिटी, उसमें जो चैप्टर पढ़ा था टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें आपने ये मरकरी के बारे में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट और बीटिंग विद अ हैमर, ऑन बीटिंग विद अ हैमर, यानी कि यहाँ पर जो हमने कुछ चीज़ें देखी थी इनमें से वो कौन सी चीज़ें थी जिनको पीटने पर वो फ्लैट हो जाती है, एक पतली सी शीट में चेंज हो जाती है। तो हमने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं इनको अगर हैमर किया जाए, पीटा जाए, तो ये टूटते नहीं है बल्कि पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि नॉन मेटल्स को पीटेंगे तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको पढ़ते हैं अब हम। नॉन मेटल्स को पीटेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मेटल्स को पीटते हैं तो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स सच एज पीस ऑफ कॉपर, कॉपर मेटल है, एंड आयरन नेल, ये भी मेटल है, एंड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी मेटल है, बिकम फ्लैट व्हेन बीटन, जब इनको पीटा जाता है तो ये फ्लैट हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। वेयर एज अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली, जबकि दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हमने देखे थे जैसे कोयला, सल्फर, लकड़ी, इनके बिहेवियर अलग थे। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये जो मटेरियल होते हैं जिनको पीटने पर ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी, और ये प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है। मोस्ट मेटल्स पोसेस दिस प्रॉपर्टी, ज़्यादातर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल शीट्स, क्या आप कुछ मेटल शीट्स के एग्जाम्पल दे सकते हो? सबसे पहले तो आपके घर में जो एल्यूमिनियम फॉयल पेपर यूज़ होता है यही इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। एल्यूमिनियम को पीट पीट के एल्यूमिनियम फॉयल पेपर बनाया जाता है, इसमें खाना पैक किया जाता है। यू माइट हैव सीन थिन सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉयल भी आती है,
ऑन सम स्वीट्स आपने देखा होगा कि जो मिठाई होती है उसके ऊपर सिल्वर की पतली सी परत होती है, ये भी तो सिल्वर को पीट पीट के ही बनाई जाती है। तो सिल्वर भी एक मेटल है जिसमें मेल्लेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको पीटा जाता है तो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है सिल्वर। एंड एल्यूमिनियम फॉयल, जो भी हमने आपको बताया, यूज्ड फॉर रैपिंग फूड आइटम्स, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर मेल्लेबिलिटी, ये इसलिए पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं सिल्वर और एल्यूमिनियम क्योंकि इनमें मेल्लेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेल्लेबल मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेल्लेबल मेटल्स होते हैं, इनको पीट कर आप पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। अ पीस ऑफ कोल और लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर, जबकि कोयले का टुकड़ा और ये जो छोटा सा टुकड़ा रहता है सल्फर का, इसमें ये मेल्लेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी नज़र नहीं आएगी। दे ब्रेक इनटू पीसेज, ये हमने टेबल में आपको समझा दिया था, ये टूट जाते हैं। एंड आर सेट टू बी ब्रिटल, ब्रिटल मतलब टूट जाना, इनको हैमर करेंगे टूट जाएंगे, टुकड़ों में चेंज हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड वुड नाइदर गेट्स फ्लैटेंड इनटू अ शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेज, ये भी हमने आपको टेबल में जब समझाया था उसी टाइम क्लियर कर दिया था कि जो लकड़ी होती है इसको आप हैमर करेंगे तो ना तो ये पतली शीट में कन्वर्ट होगी और ना ही ये टुकड़ों में बदलेगी। देयरफॉर वुड इज़ नाइदर मेलिएबल नॉर ब्रिटल, तो जो वुड यानी लकड़ी होती है ना तो इसमें मेलिएबल वाली प्रॉपर्टी होती है, ना तो इसको पीट कर आप पतला कर सकते हैं, नॉर ब्रिटल, और ना ही इसमें ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी लकड़ी को पीट कर आप टुकड़ों में भी चेंज नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बताया गया है। द इम्पैक्ट ऑफ आयरन ऑन द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सिविलाइजेशन पे की जो प्रोग्रेस हुई, प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की सिविलाइजेशन की जो प्रोग्रेस हुई उस पे आयरन का, लोहे का क्या प्रभाव था, क्या इम्पैक्ट था। इन द ग्रेड 6 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यानी कि 6th क्लास में आपने जो SST की बुक पढ़ी थी, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, यू लर्न अबाउट द हड़प्पन्स, आपने उसमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा था। दे न्यू हाउ टू यूज़ मेटल्स लाइक कॉपर एंड गोल्ड, तो आपने ये पढ़ा था कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को पता था कि कॉपर और मेटल, ये जो कॉपर और गोल्ड जैसे जो मेटल है उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, यानी कि वो जानते थे कॉपर और गोल्ड को यूज़ कैसे किया जाए। दे यूज्ड दीज मेटल्स टू मेक वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और उन्होंने कॉपर और गोल्ड जैसे मेटल्स को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई। फ्रॉम यूटेंसिल्स टू ज्वेलरी, उन्होंने इसके बर्तन बनाए, ज्वेलरी बनाई। हाउएवर यू वुड हार्डली फाइंड एनी एविडेंस ऑफ द हड़प्पन्स यूजिंग अ वेरी प्रोमिनेंट मेटल आयरन, लेकिन आपको शायद ऐसा कोई एविडेंस, कोई ऐसा सबूत ना मिले, हिस्टोरिकल प्रूफ ना मिले जिससे पता चलता हो कि उन्होंने कभी आयरन मेटल का भी यूज़ किया था, यानी कि हड़प्पा संस्कृति में आयरन मेटल का यूज़ नहीं हुआ था। विच यू सी अ लॉट अराउंड यू टुडे, जबकि आजकल आप देखते हैं लोहे की बनी कितनी चीज़ें आपके आसपास। दिस इज़ बिकॉज इट टुक अ लॉन्ग टाइम बिफोर आयरन वॉज यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़, क्योंकि उस समय तक हड़प्पा की संस्कृति जब फल फूल रही थी उस समय तक लोहे को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे उसकी चीज़ें बनानी है, इसकी जानकारी ही उन्हें उपलब्ध नहीं थी। देखिए होता क्या है कि जो लोहा होता है ये प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये ओर में पाया जाता है, प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो इसकी प्योरीफिकेशन की जाती है, फिर इसको रूप को बदला जाता है। इसको ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, तो इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। इसकी ना तो उनके पास टेक्निक थी ना उनको कुछ पता था इसका कैसे यूज़ किया जाए। लेकिन जो कॉपर और गोल्ड जैसी चीज़ें हैं ये प्योर फॉर्म में पाई जाती हैं और ये आसानी से इनका रूप बदल के दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती है, तो कॉपर गोल्ड को तो वो ईजिली यूज़ कर लेते थे, लेकिन लोहा उस समय पर यूज़ नहीं होता था। हाउएवर वंस द यूज़ ऑफ आयरन गेन प्रोमिनेंस इन द टाइम्स दैट फॉलोड, लेकिन उसके बाद आने वाले समय में लोहे का यूज़ होना शुरू हो गया। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया, और जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ आने वाले समय में, हड़प्पा संस्कृति के बाद के सालों में कह सकते हैं, तो जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो इंडिया की जो सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा होने लगी। फॉर इंस्टेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ, लोहा बहुत ही ताकतवर मजबूत चीज़ है। एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लग्स मेड फ्रॉम आयरन, फिर जो खेती के लिए जो हल यूज़ होते थे वो हल भी लोहे के बनाए जाने लगे क्योंकि लोहा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वेयर वर मच सुपीरियर टू दोज यूज्ड प्रीवियसली, यानी कि जब लोहे के हल बने उससे पहले जो हल बनाए जाते थे वो उतने मजबूत नहीं होते थे, लेकिन जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोहे के प्लग, लोहे के हल बनाने शुरू किए गए जो कि पहले वाले हलों से ज़्यादा मजबूत थे, और इस तरीके से सिविलाइजेशन इंडिया की प्रोग्रेस करती गई।
What could be the potential reason that it is generally considered that copper was discovered earlier as compared to iron? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया जिसका आंसर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है कि कॉपर पहले डिस्कवर कर लिया गया था इन कंपैरिजन टू आयरन। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि कॉपर प्योर फॉर्म में पाया जाता है, उसका रूप बदलना आसान होता है, उसको ईजिली आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे चीज़ों को बनाने के लिए। तो कॉपर पहले डिस्कवर हो गया, उसका यूज़ भी पहले शुरू हो गया। आयरन को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता था, उसकी टेक्निक भी धीरे धीरे समझ में आई, उस टाइम तक नहीं पता थी, तो आयरन का यूज़ किया जाना बाद में शुरू हुआ। अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं मटेरियल्स की, ये होती है डक्टिलिटी। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये भी मेटल्स में पाई जाती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जिसमें कि मेटल्स को खींचकर वायर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ मेटल वायर्स। मेटल वायर्स का यूज़ आपने कहाँ कहाँ होते हुए देखा है। You might have seen wires of metals like copper or aluminium in electrical fittings। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में कॉपर की बनी हुई कॉपर मेटल की बनी हुई वायर्स और एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई वायर्स यूज़ होती हैं। सम ऑर्नामेंट्स लाइक बैंगल्स, नेकलेसेस, ईयर रिंग्स, ये जो आपके ज्वेलरी की चीज़ें होती है, बैंगल्स होते हैं, नेकलेस होते हैं, ईयर रिंग्स होते हैं, ये भी मेटल्स के बने होते हैं। और ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स, ये भी मेटल वायर के बने होते हैं। मेटल वायर्स प्ले इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन अ वैरायटी ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये जैसे गिटार वगैरह हो गया, वीणा वगैरह हो गया, इसके जो वायर होती है भी मेटल की बनी होती है, सच एज वीणा, सितार, वायलिन, गिटार। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यानी कि मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि उनको खींचकर वायर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, वायर्स में चेंज कर दिया जाता है, इसे हम कहते हैं डक्टिलिटी। और ये प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी इज मेनली पोसेस्ड बाय मेटल्स। ये प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी जो कि मेटल्स में पाई जाती है, इससे रिलेटेड यहाँ दो फैक्ट्स बताए गए हैं। पहले हम ये वाला फैक्ट पढ़ते हैं। गोल्ड इज सो डक्टाइल दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। गोल्ड में डक्टिलिटी इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं तो उसको आप खींच कर 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। उसके अलावा आपने चाय की छलनी देखी होगी, उसके बारे में लिखा है, द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स एनेबल फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विद मेटल वायर्स। तो चाय की छलनी में भी मेटल वायर यूज़ होती है। तो मेटल वायर की जो डक्टिलिटी वाली जो उसकी नेचर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसी की वजह से चाय की छलनी भी हम बना पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या बताया गया है। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फ़र। क्या आपने कभी कोल और सल्फ़र, कोयले और सल्फ़र की वायर देखी है? आप कोयले और सल्फ़र की वायर नहीं देख सकते क्योंकि कोल और सल्फ़र क्या है, ये नॉन मेटल है, इनमें डक्टिलिटी नहीं होती, इनको खींच के वायर्स नहीं बनाई जा सकती। ऑब्वियसली नॉट, आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कोल और सल्फ़र की वायर। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल, क्योंकि ये डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनको खींचा नहीं जा सकता। अब आगे देखिए, डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील। अब ये जो स्टील होता है, आपने रस्सियाँ देखी होंगी, जैसे आप ब्रिज देख रहे हैं, आप इस पर वायर्स देख रहे हैं, स्टील की बनी होती है। स्टील एक एलॉय होता है। एलॉय का मतलब क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन। मेटल और नॉन मेटल को जब मिलाया जाता है तो ये एलॉय बन जाता है। तो ये जो स्टील है जिसकी वायर बनती है, ये एक मिक्सचर होता है आयरन मेटल का और कार्बन नॉन मेटल का। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है। डू यू नो दैट रोप्स मेड ऑफ स्टील, अ मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन एंड नॉन मेटल कार्बन वायर्स कैन सपोर्ट हैवी लोड्स। अब ये जो आयरन और कार्बन, मेटल और नॉन मेटल के मिलाने से जो स्टील बना, उससे जो ये वायर्स बनी, ये वायर्स इतने हैवी लोड्स को भी सपोर्ट कर पाती है, इसको उठा पाती है। ये पुल, ये ब्रिज आप देख रहे हैं जिस पर ये वायर्स लगी हुई हैं, तो ये जो स्टील की वायर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये जो, इससे हमें पता चलता है कि जब आप मेटल नॉन मेटल को मिलाते हैं, आयरन और कार्बन को, तो इससे जो एलॉय बनते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। Therefore, they are used in suspension bridges and in cranes to lift heavy objects। तो ये जो सस्पेंशन ब्रिज, जो नदियों के ऊपर ये ब्रिज बने होते हैं, और ये जो क्रेन होती हैं, इनमें ये स्टील का बहुत यूज़ किया जाता है ताकि ये हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठा सके। अब इसके बाद हम देखेंगे सोनोरिटी।
देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी होती है और ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है रिंगिंग साउंड। आपने देखा होगा अगर कोई मेटल की बनी हुई चीज़ गिरेगी तो उसमें एक रिंगिंग साउंड आती है, जबकि अगर आप कोई लकड़ी या कोयला गिराएंगे तो एक धप की साउंड आती है, उसमें रिंगिंग साउंड नहीं होती। तो जो मेटल्स होते हैं उनमें सोनोरिटी होती है, उनके गिरने पर या टकराने पर रिंगिंग साउंड आती है। जबकि कोई नॉन मेटल अगर गिरता है तो वो किसी तरह कोई रिंगिंग साउंड नहीं निकालता, तो उसमें सोनोरिटी नहीं होती। Have you ever noticed the sound produced when a metal spoon or a metal plate or a metal coin is dropped on the floor? अगर आपने कभी आवाज़ सुनी हो कि जब मेटल का बना हुआ स्पून या मेटल प्लेट या मेटल का कॉइन अगर फर्श पे गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड when a piece of coal or wood is dropped on the floor? और ये जो आवाज़ें होती है, जो मेटल स्पून, मेटल प्लेट और मेटल कॉइन अगर गिरे, इनसे जो आवाज़ें क्रिएट होती हैं ये कैसे डिफरेंट होती है उन आवाज़ों से जो कि अगर कोई पीस ऑफ कोल या लकड़ी का टुकड़ा अगर गिरता है उससे कैसे डिफरेंट होती हैं। तो याद रखिएगा, मेटल की कोई बनी चीज़ गिरेगी तो एक रिंगिंग साउंड आएगी, और लकड़ी या कोयला जो नॉन मेटल है वो गिरेंगे तो एक धप की साउंड आती है, उसमें रिंगिंग साउंड नहीं होती है, डिफरेंस होता है। यहाँ देखिए क्या बताया, आई यूज़ द डिफरेंस इन साउंड व्हेन माई स्टिक हिट्स वुड और मेटल टू हेल्प फाइंड माई वे। यानी कि यहाँ पर एक ये कोई ब्लाइंड है जो कि ये कह रहा है कि जब मेरी स्टिक किसी लकड़ी की चीज़ से टकराती है या मेटल से टकराती है तो उनकी आवाज़ में जो डिफरेंस है तो उससे मैं पहचान जाता हूँ कि किस चीज़ की आवाज़ है, मेरी स्टिक किस चीज़ से टकराई है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इसमें क्वेश्चन यानी कि एक सावधानी बरतने को कहा गया है। बी केयरफुल वाइल ड्रॉपिंग द ऑब्जेक्ट्स, यानी जब आप चीज़ को गिराए तो ध्यान से ज़रा देख के कोई चोट ना लगे। टेक अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें लेने को कहा गया, सच एज अ मेटल स्पून, एक मेटल स्पून लीजिए, कॉइन लीजिए, अ पीस ऑफ कोल लीजिए एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का टुकड़ा लीजिए। ड्रॉप देम वन बाय वन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट से एक एक करके इनको गिराइए। डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज ऑब्जेक्ट्स? तो ये जो चीज़ें थी, मेटल स्पून, कॉइन जो कि मेटल का ही बना होता है, पीस ऑफ कोड और लकड़ी का टुकड़ा, इनको गिराने पर क्या इनकी आवाज़ में कोई डिफरेंस आपने ऑब्जर्व किया? देखिए, यू वुड ऑब्जर्व दैट द मेटल स्पून एंड द मेटल कॉइन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, यानी जब एक मेटल स्पून और मेटल कॉइन नीचे गिरता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। कोल एंड वुड ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस डल साउंड्स, इसमें कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती। कोयला या लकड़ी का टुकड़ा गिराएंगे तो एक धप की साउंड आती है हल्की सी, कोई रिंगिंग साउंड नहीं आती। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट enables them to produce a ringing sound is called sonority। यानी कि ये जो मेटल्स की ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब किसी चीज़ पे गिरते हैं, टकराते हैं तो इनसे जो रिंगिंग साउंड आती है इसको सोनोरिटी कहते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। एंड मेटल्स आर सेड टू बी सोनोरस इन नेचर, इसलिए मेटल्स को सोनोरस भी कहा जाता है, यानी कि ये किसी चीज़ से टकराने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर कुछ दो चीज़ें और देखिए आप। ओह, द रिंगिंग साउंड ऑफ माई घुंघरूज इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। यहाँ पर ये एक क्लासिकल डांसर है जिसके पैरों में आप देख सकते हैं घुंघरू हैं जो कि मेटल के बने होते हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे पैरों में जो ये घुंघरू हैं ये इसलिए आवाज़ करते हैं क्योंकि ये मेटल के बने हुए और मेटल में सोनोरिटी होती है, ये एक दूसरे से टकराकर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, नाउ आई अंडरस्टैंड द रिंगिंग साउंड ऑफ द स्कूल बेल इज़ ड्यू टू द सोनोरिटी ऑफ मेटल। यानी कि मेरे स्कूल में जो ये रिंगिंग साउंड स्कूल बेल जब बजती है तो इसमें से रिंगिंग साउंड इसलिए आता है क्योंकि स्कूल बेल जो होती है और उसको जिस हैमर से पीटा जाता है ये दोनों ही मेटल के बने होते हैं, तो मेटल जब आपस में टकराते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। अब हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे मटेरियल्स की जो होती है कंडक्शन ऑफ हीट। इसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, तो इन मटेरियल्स को हम कहते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं, इसीलिए हमारे जो ये बर्तन होते हैं ज़्यादातर ये मेटल्स के ही बने होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये अपने अंदर से या तो हीट को बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होने देते या फिर बहुत कम ट्रांसफ़र होने देते हैं हीट को अपने अंदर से। ठीक है, तो इसको आगे हम रीड करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग इन द किचन? आपने किचन में यूज़ होने वाले वेसल्स यानी बर्तनों को देखा है? यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द वेसल्स यूज्ड फॉर हीटिंग आर मेड ऑफ मेटल्स। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो बर्तन यूज़ होते हैं हीट के हिसाब से खाना बनाने के लिए वो मेटल्स के बने होते हैं।
कैन यू नेम सम मेटल्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, यानी कि जो बर्तन बने होते हैं ये कौन से मेटल्स के बने होते हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं मेटल्स के? तो ये जो कुकिंग वेसल्स होते हैं ये ज़्यादातर कौन से मेटल्स के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, कॉपर के, आयरन के या स्टेनलेस स्टील के। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि ये मेटल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं कुकिंग वेसल्स के लिए? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर जो ये मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र करना अलाउ करते हैं, इसीलिए कुकिंग वेसल्स में इन मेटल्स का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है और उसमें पहले एक क्वेश्चन यानी सावधानी बरतने को कहा गया है। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एन एडल्ट, यानी जब आप ये एक्टिविटी करें तो कोई टीचर या कोई बड़ा आपके आसपास होना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग हॉट वाटर, क्योंकि इसमें हॉट वाटर का यूज़ होगा तो बहुत ध्यान से आपने इस एक्टिविटी को करना है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी क्या है। प्लेस अ ग्लास टम्बलर ऑन अ टेबल, यहाँ पर आप ये ग्लास टम्बलर देख सकते हैं। फिल इट विद हॉट वाटर, इसमें गर्म पानी डाला। टेक अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज एंड थिकनेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये मेटल स्पून है, एक ये वुडन स्पून है, लकड़ी का बना हुआ स्पून है। आपने 2 स्पून इस जो ये गर्म पानी डाला गया इस टम्बलर में, इसमें 2 स्पून डाले हैं, एक मेटल का और एक लकड़ी का, और दोनों का साइज़ और थिकनेस लगभग सेम है। इमर्स बोथ द स्पून्स साइमल्टेनियसली इनटू द हॉट वाटर, दोनों स्पून्स को आपने एक साथ गर्म पानी में डाल दिया। एंड लीव देम अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर के लिए आपने इन दोनों ही स्पून्स को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही इस गर्म पानी में रहने दिया। उसके बाद देखिए, नाउ केयरफुली टच द अपर एंड ऑफ ईच स्पून। अब अपर एंड कहाँ पर हुआ? यहाँ पर ये अपर एंड है, यहाँ पर ये अपर एंड है। ऊपर से टच करके देखेंगे इधर भी और इधर भी कि कौन सा स्पून आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि गर्म है। तो याद रखिएगा ये जो मेटल स्पून है ये आपको ज़्यादा गर्म पता चलेगा, ज़्यादा गर्म लगेगा कंपैरेटिवली इस लकड़ी के स्पून से, क्योंकि ये जो मेटल का स्पून है देखिए यहाँ पर ये गर्म पानी में है, यहाँ से जो हीट है ये ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगी क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है और मेटल में से हीट ट्रांसफ़र होती है तो ट्रांसफ़र होकर हीट ऊपर तक जाएगी। जबकि ये जो लकड़ी का बना हुआ जो ये स्पून है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसमें बहुत हल्की हल्की हो सकता है हीट ऊपर जाए, या तो बिल्कुल नहीं जाएगी या बहुत हल्की हल्की जाएगी, जिससे इसका जो ये एंड है यहाँ तक हीट या तो बिल्कुल नहीं होगी या नाम मात्र की होगी। तो आपका ये जो मेटल स्पून है ये ज़्यादा गर्म होगा और ये वुडन स्पून या तो बिल्कुल गर्म नहीं होगा या बहुत थोड़ा सा गर्म होगा। अब देखिए यही चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। सम डिस्कशन पॉइंट्स, क्या क्या डिस्कशन पॉइंट्स हैं? विच ऑफ द स्पून्स गेट हॉटर, कौन सा स्पून हॉट होगा? जो मेटल का बना हुआ स्पून है, ठीक है। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट टेल अस अबाउट हीट ट्रांसफ़र अलोंग द टू स्पून्स? तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया इससे हमें क्या पता चलता है इन 2 स्पून्स के अंदर हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है इसके बारे में। यहाँ पर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। You may have noticed that the metal spoon is hotter to touch than the wooden spoon, यानी कि जो मेटल का बना हुआ स्पून है वो ज़्यादा गर्म होगा इन कंपैरिजन टू वुडन स्पून। यही हमने आपको बताया था कि वुडन स्पून या तो बिल्कुल गर्म नहीं होगा या हल्का हल्का सा ही गर्म होगा, जबकि मेटल स्पून ज़्यादा गर्म होगा क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र हुई होगी। इवन दो बोथ स्पून्स आर इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ द सेम टेम्परेचर, दोनों ही स्पून्स को सेम टेम्परेचर पे गर्म पानी में ही डाला गया था एंड फॉर द सेम टाइम, और सेम टाइम के लिए डाला गया था। दिस शोज दैट द हीट ट्रांसफर्स थ्रू द मेटल स्पून, यानी जो मेटल स्पून है उसमें तो हीट ट्रांसफ़र हुई मेकिंग इट हॉटर, और वो मेटल स्पून गर्म हो गया क्योंकि उसमें जो हीट थी वो नीचे से ऊपर तक ट्रांसफ़र हो गई स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक। इन कॉन्ट्रास्ट जबकि दूसरी तरफ अगर देखें द वुडन स्पून ट्रांसफ़र हीट पुअरली, उसमें हीट बहुत ही पुअरली ट्रांसफ़र हुई और नाम मात्र की ट्रांसफ़र हुई। आप उस लकड़ी वाले चम्मच को आराम से टच कर सकते हैं, वो उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन जो दूसरा मेटल वाला स्पून है वो काफ़ी गर्म होगा, उसको ध्यान से टच करना पड़ेगा। इधर देखिए अब आगे क्या है। इन सच केसेस द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन, यानी कि अगर आपके पास कोई मेटल की बनी हुई चीज़ है जैसे कि मेटल स्पून था, इसमें इसके एक एंड से दूसरे एंड तक जो हीट ट्रांसफ़र होती है, हीट के इस ट्रांसफ़र को क्या नाम दिया जाता है? कंडक्शन। एंड मटेरियल्स दैट ट्रांसफ़र हीट आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और ऐसे मटेरियल जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र होती है एक एंड से दूसरे एंड तक, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और याद रखिएगा ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं।
ठीक है। अब आगे देखिए, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस वन कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यही बात हमने आपको बताई थी कि मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, वेयर एज वुड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि जो लकड़ी है, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड वाई मोस्टली मेटल वेसल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग। तो अब हमें इससे पता चलता है कि जो कुकिंग वेसल होते हैं वो मेटल से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें मेटल में हीट ट्रांसफ़र होती है, जो कि कुकिंग वेसल के लिए अच्छा होता है। एंड देयर हैंडल्स आर मेड विद वुड, लेकिन उन कुकिंग वेसल के जो हैंडल होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि आप उसको ईजिली पकड़ सके। अगर आप वो लकड़ी का हैंडल नहीं बनाएंगे और मेटल का ही हैंडल रहेगा तो वो मेटल का हैंडल भी गर्म हो जाएगा। इसलिए पूरा कुकिंग वेसल वैसे तो मेटल का होता है, लेकिन उसके हैंडल लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि वो गर्म ना रहे। और अदर मटेरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट हीट, यानी कि या जो हैंडल होते हैं कुकिंग वेसल के, या तो वो लकड़ी के बनाए जाते हैं या दूसरे किसी नॉन मेटल के बनाए जाते हैं, जिससे कि वो हैंडल हीट ना हो, क्योंकि ताकि उसमें हीट का कंडक्शन ना हो, हीट का ट्रांसफ़र ना हो। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द चैप्टर हीट ट्रांसफर इन नेचर। जब हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे इसी बुक में, हीट ट्रांसफर इन नेचर, तब हम इस कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अब जैसे अभी हमने कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफ़र। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होने देते हैं और ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं होने देते। अब देखिए, हैव यू एवर सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर? आपने कभी इलेक्ट्रीशियन को देखा है जो कि स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रहा हो? वट टाइप ऑफ मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग इट्स हैंडल? तो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? नॉर्मली वो प्लास्टिक का बना होता है, क्योंकि जितने भी ये नॉन मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि प्लास्टिक या रबड़ या लकड़ी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि जो मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं। तो जितने ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड द इलेक्ट्रीशियन वेयरिंग रबर ग्लव्स एंड शूज़ वाइल वर्किंग। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो जब बिजली का काम कर रहे होते हैं तो रबर ग्लव और रबर के ही शूज़ पहनते हैं, क्योंकि रबर के ग्लव्स, रबर के शूज़, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते और इनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं इलेक्ट्रीशियंस को। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर दिस? रीज़न हमने आपको बता दिया है। अब एक एक्टिविटी है, देखिए, डिज़ाइन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए लाइक द टेस्टर सर्किट इन द चैप्टर। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आपने टेस्टर सर्किट बनाया था। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स वाले चैप्टर में। रिपीट द सेम एक्टिविटी, वही सेम एक्टिविटी यूज़ कीजिए, रिपीट कीजिए। यूजिंग द मटेरियल्स लिस्टेड बिलो, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है नीचे बताया गया अभी। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को टेबल 4.2 में हम लिखेंगे। देखिए, यू मे कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है, सच एज अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल लेना है, एन आयरन नेल, अ लंप ऑफ सल्फर पी साइज्ड, अ कॉपर वायर, अ पीस ऑफ कोल, अ पीस ऑफ ड्राई वुड, अ स्टोन, एन इरेजर मेड ऑफ रबर एंड अ पीस ऑफ नायलॉन रोप। अब आगे देखिए, प्रेडिक्ट विच ऑफ दीज कुड मेक द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लो एंड विच कुड नॉट। देखिए, जब आप एक यहाँ पर एक सर्किट बनाएंगे तो उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ करने पर बल्ब ग्लो करेगा और कौन सा मटेरियल यूज़ करने पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, हमें ये बताना है। तो सिंपली कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा। पहले तो अगर आप कोई मेटल यूज़ करेंगे तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने देता है। मेटल की बनी हुई चीज़ यूज़ करेंगे, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर आप कोई नॉन मेटल यूज़ करेंगे, जैसे कि लकड़ी यूज़ करेंगे, रबर यूज़ करेंगे, प्लास्टिक यूज़ करेंगे, नायलॉन रोप यूज़ करेंगे, तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा, ये नॉन मेटल्स करंट फ्लो नहीं होने देंगे और बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब ज़रा आगे देखिए, यहाँ पर ये टेबल दी गई है। इस टेबल में हमें 3 चीज़ों के बारे में नाम ऑलरेडी दिए हैं, बाकी नाम आप खुद लिख सकते हैं। देखिए, पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, तो ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल्ब ग्लो, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। और ये जो पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये मेटल है ना, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पर हमने पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल के आगे लिखा बल्ब ग्लो करेगा। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपका एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ऐसे ही आगे देखिए आयरन नेल, आयरन नेल भी क्या है, ये भी एक मेटल है, तो बल्ब ग्लो करेगा और ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर आता है लंप ऑफ सल्फर, ये आपका नॉन मेटल होता है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही जो आगे के आइटम्स है उसके बारे में अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर आप उनको भी यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ एल्यूमिनियम आयरन एंड कॉपर मेक द बल्ब ग्लो। अगर आप एल्यूमिनियम आयरन और कॉपर का यूज़ करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो यहाँ पर अगर आप कॉपर लिखेंगे तो कॉपर के आगे लिखेंगे बल्ब ग्लोस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज सल्फर, जैसे सल्फर यहाँ पर हमने लिखा था, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर एंड नाइलॉन रोप कुड नॉट मेक इट ग्लो। अगर आप इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर एंड नाइलॉन रोप, तब बल्ब ग्लो नहीं करेगा। और उस केस में आप यहाँ पर इनके नाम लिख सकते हैं एक एक करके, उनके आगे लिखेंगे बल्ब डज नॉट ग्लो, फिर लिखेंगे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डू यू सी एनी पैटर्न इन द ग्लोइंग ऑफ बल्ब्स व्हेन यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स इन एक्टिविटी 4.4। जब आपने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी को किया, तो क्या आपको पता चला कि कौन से मटेरियल यूज़ करने पर बल्ब ग्लो करता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑल द मटेरियल्स दैट मेक द बल्ब ग्लोज आर मेटल्स। ये चीज़ हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जब भी आप मेटल का यूज़ करेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि मेटल अपने अंदर से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र होने देगा, क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जबकि नॉन मेटल यूज़ करेंगे बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। Materials that allow electricity to flow through them easily are called good conductors of electricity। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि दूसरी तरफ देखिए, मटेरियल्स दैट प्रिवेंट्स द बल्ब फ्रॉम ग्लोइंग बाय नॉट अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देते उनको कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि नॉन मेटल्स होते हैं। So now we can understand that the plastic coverings on screwdrivers and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these materials are poor conductor of electricity। तो हमें ये पता चल गया कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं ये प्लास्टिक कवरिंग यूज़ करते हैं स्क्रू ड्राइवर्स पे और रबर के ग्लव पहनते हैं, क्योंकि इससे ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देती है। चीज़ें प्लास्टिक होता है और जो रबर के ग्लव्स होते हैं, और इससे उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता इलेक्ट्रीशियन को, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है, ये जो रबर है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वी लर्न दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लस्ट्रस चमकदार होते हैं, मेलिबल इनको पीटा जा सकता है, डक्टाइल इनको खींचकर वायर बनाई जा सकती है, और ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। अब हम देखेंगे कि जब ये मेटल्स एयर और वाटर की प्रेजेंस में आते हैं तब ये किस तरीके से, तब ये मेटल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, अब हम इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स। और मेटल्स में भी कौन से मेटल को पहले हम पढ़ेंगे, आयरन। यानी अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एयर और वाटर का मेटल्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसमें भी हम पहले आयरन के बारे में पढ़ेंगे। यू वुड हैव ऑफन नोटिस्ड दैट आयरन ऑब्जेक्ट्स डेवलप ब्राउन डिपॉजिट्स व्हेन लेफ्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज। आपने देखा होगा आयरन ऑब्जेक्ट को, किसी भी लोहे की चीज़ को अगर आप ओपनली ऐसे कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट यानी कि ब्राउन कलर की पपड़ी सी आपको उस लोहे की चीज़ पर नज़र आने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? इन विच कंडीशंस वुड एन आयरन ऑब्जेक्ट डेवलप ब्राउन डिपॉजिट। वो कौन सी कंडीशंस है जिनमें कि आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर वो ब्राउन डिपॉजिट, वो ब्राउन कलर की पपड़ी आपको नज़र आने लगती है? तो देखिए इनमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से क्या रीज़न हो सकता है। व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद ड्राई एयर ओनली, जब लोहे की चीज़ सिर्फ ड्राई एयर, सिर्फ हवा के संपर्क में आएगी, क्या तब उसके ऊपर ये ब्राउन डिपॉजिट होगा? तो क्या तब उस पर ये ब्राउन कलर की पपड़ी आपको नज़र आएगी? या फिर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद वाटर ओनली, या फिर सिर्फ वाटर के कांटेक्ट में आने पर ऐसा होता है? या फिर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद बोथ एयर एंड वाटर, या फिर ऐसा तब होता है जब कोई लोहे की चीज़ हवा और पानी दोनों के ही कांटेक्ट में आती है, क्या तब उस लोहे की चीज़ के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट यानी कि ब्राउन कलर की एक पपड़ी आपको नज़र आती है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये वाला ऑप्शन सही है। जब लोहे की कोई चीज़ हवा और पानी दोनों के ही संपर्क में आती है, एयर एंड वाटर दोनों के ही कांटेक्ट में आती है,
तब उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की पपड़ी, ब्राउन डिपॉजिट उस पर आ जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रस्टिंग, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम कहते हैं कि इस आयरन में, इस लोहे की चीज़ में जंग लग गया है, रस्ट लग गया है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। और ये तब होता है जब लोहे की कोई चीज़ हवा और पानी, एयर एंड वाटर दोनों के ही कॉन्टैक्ट में आती है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, क्वेश्चन यानी कि सावधानी बताई गई है क्या आपको रखनी है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। जब आप इस एक्टिविटी में आयरन नेल्स का यूज़ करेंगे तो आपने बड़ी सावधानी से करना है। देखिए क्या कहा गया है इस एक्टिविटी में। टेक अ फ्यू शाइनिंग आयरन नेल्स। कुछ चमकदार आयरन नेल्स आपने लेनी है। इफ़ यू आर यूजिंग ओल्ड आयरन नेल्स, अगर आप पुरानी आयरन नेल्स यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर टू रिमूव ब्राउन डिपॉजिट्स फ्रॉम देयर सरफेस बाय स्क्रबिंग दैम विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल पीस ऑफ सैंड पेपर। पहले तो ये कहा गया कि या तो आप पहले ही एकदम नई और शाइनिंग आयरन नेल्स लीजिए, लेकिन अगर आपके पास पुरानी आयरन नेल्स है तो पहले तो आपको ये करना है कि एक सैंड पेपर लेना है और उससे अच्छी तरह रगड़ के उसके ऊपर अगर कोई डिपॉजिट, किसी भी तरह का ब्राउन डिपॉजिट जमा है तो उसको आपने साफ़ करना है। उसके बाद आगे, टेक 3 क्लीन ड्राई ग्लास बॉटल्स। यहाँ पर आपको 3 क्लीन, एकदम साफ ड्राई ग्लास बॉटल्स लेनी है, जैसा कि यह साइड में आप देख सकते हैं 3 बॉटल्स हैं। और टेस्ट ट्यूब या फिर टेस्ट ट्यूब लेनी है विद टाइट फिटिंग कैप्स, और उनके ऊपर एकदम टाइट फिटिंग कैप या स्टॉपर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेबल देम ABC। इन तीनों बॉटल्स को आप अलग अलग नाम देंगे। इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, और इस वाली बॉटल को क्या नाम दिया C। टेक 3 आयरन नेल्स एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। अब आपने 3 आयरन नेल लेनी है और तीनों को ही धागे से बांध देना है। एक आपको यहाँ नज़र आएगी जो धागे से बंधी हुई, एक कील है लोहे की, एक यहाँ नज़र आएगी आयरन नेल धागे से बंधी हुई, और एक आपको यहाँ पर नज़र आएगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब पहली बोतल के हिसाब से देखिए हमें क्या करना है। प्लेस 1 आयरन नेल एंड सम सिलिका जेल इन द ग्लास बोतल A। अब ये जो पहली बोतल है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए आपने ये धागे से बंधी हुई एक आयरन नेल ली और इसके अंदर, इस बोतल के अंदर आपने क्या डाला, सिलिका जेल। अब ये सिलिका जेल करता क्या वो अभी हम देखेंगे। एंड टाइटन द कैप और स्टॉपर, और अच्छे से इसका ढक्कन ऊपर से टाइट करके इसको बंद कर दिया। सिलिका जेल मेक्स द एयर ड्राई। वो इसके अंदर की जो हवा है उसको एकदम ड्राई कर देगी, सुखा देगी, अंदर की हवा को ड्राई कर देगी सिलिका जेल। इट इज़ द सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड इन स्मॉल पाउचेज इन सम मेडिसिन बॉटल्स। ये सिलिका जेल ही एक सिलिका जेल जो है ये वो सब्सटेंस है जो कुछ मेडिसिन बॉटल्स में भी यूज़ किया जाता है, उसके अलावा वाटर बॉटल्स में यूज़ किया जाता है और शू बॉक्सेस में भी यूज़ किया जाता है ताकि ये ड्राई रहे। तो ये किसी भी चीज़ को ड्राई कर देती है, सुखा देती है। तो इस बोतल में यहाँ पर जो ये सिलिका जेल है ये इस बोतल को अंदर से ड्राई कर देगी, एकदम सुखा देगी। तो जब हम ये कह रहे हैं कि सिलिका जेल अंदर से इसको ड्राई कर देगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर हवा नहीं है, हवा तो रहेगी, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर रहा होगा, किसी भी तरीके से अगर हल्का सा भी पानी रहा होगा, तो उसको इस सिलिका जेल ने बिल्कुल ड्राई कर दिया होगा, सुखा दिया होगा। तो अब इस वाली बोतल के अंदर जिसमें कि सिलिका जेल है, अब इस बोतल के अंदर हवा तो है लेकिन वो ड्राई एयर होगी, ठीक है। यानी कि इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं होगा, पानी बिल्कुल सूख गया होगा। अब उसके बाद अगली बोतल को देखते हैं, उसके बारे में क्या बताया गया। ये सब चीज़ें ना आपको याद रखनी है कि फर्स्ट बोतल में हमने क्या किया। अब ये सेकंड बोतल देखते हैं। प्लेस 1 आयरन नेल इन द ग्लास बोतल B। अब ये B वाली बोतल देखिए, ये वाली, ठीक है। पोर फ्रेशली बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर टू रिमूव डिजॉल्व्ड गैसेज इनटू इट अंटिल द आयरन नेल इज कम्प्लीटली डिप्ड इन इट। तो हमें यहाँ पर ये कहा गया कि जो बोतल B है इसमें हमें एकदम फ्रेश बॉइल्ड पानी और ठंडा पानी दोनों डालने हैं ताकि इसमें जो गैसेस थी, जो हवा थी, वो रिमूव हो जाए, वो निकल जाए। उसके बाद इसमें जो आयरन नेल है देखिए नीचे तक इसको आपने अच्छे से पानी में डुबो दिया। तो जब आपने इसमें गर्म और ठंडा पानी डाला तो इससे क्या हुआ, इसकी गैसेस, इसकी हवा रिमूव हो गई। फिर इसमें आपने इस तरीके से धागे से लटका कर इस आयरन नेल को अंदर हैंग कर दिया। नाउ पोर सम ऑयल टू फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये यहाँ पर इसमें ऑयल डाला गया है।
अब ऑयल क्या करेगा, द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। अब यहाँ पर जो हवा है वो ऐसे नीचे क्रॉस करके नहीं आ पाएगी, यानी कि देखिए यहाँ पर नीचे ये यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा होगा, पानी के ऊपर यहाँ पर ये ऑयल है। अब ये ऑयल क्या करेगा, एक ये बैरियर बना देगा और जो हवा है वो यहाँ से नीचे आकर इस पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी। अब ये जो पानी वाला पार्ट है इसमें हवा नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया है, कैप द ग्लास बोतल टाइटली, अच्छे से टाइटली आपने इस बोतल को उसके बाद बंद कर दिया। अब ये दूसरी बोतल का भी काम हो गया। अब थर्ड देखते हैं, प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बोतल सी। अब ये थर्ड बोतल सी में इसको आपने क्या किया, आयरन नेल को इस तरीके से हैंग किया। इसका कुछ हिस्सा पानी के बाहर है, कुछ हिस्सा पानी के अंदर है। एंड पोर सम वाटर सो दैट द आयरन नेल इज पार्शली डिप्ड, यानी कि पानी में पूरी नहीं डूबेगी ये, कुछ हिस्सा हवा में रहेगा कुछ पानी में। तो इस बोतल में पानी भी है हवा भी है। कीप दिस ग्लास बोतल अनस्टॉपर्ड, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, बंद नहीं करना। दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर। अब यहाँ पर जो ये आयरन नेल है ये हवा के भी कॉन्टैक्ट में है, वाटर के भी कॉन्टैक्ट में है, एज शोन इन फिगर 4.4c। अब यहाँ 3 केसेस हैं। ये जो पहले वाला केस है यहाँ पर जो आयरन नेल है ये सिर्फ हवा में है, पानी में नहीं है। दूसरा केस, ये वाला जो दूसरा केस है, इस बोतल बी में जो आयरन नेल है वो सिर्फ पानी में है, हवा में नहीं है। और ये जो तीसरा केस है यहाँ पर, ये तीसरा जो बोतल सी है इसमें जो आयरन नेल है वो हवा और पानी दोनों के कांटेक्ट में है। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, प्लेस ऑल द ग्लास बोटल्स अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 to 10 days। अब ये तीनों ही बॉटल्स को आप 8 से लेकर 10 डेज तक अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद कहा गया रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.3, और 8-10 दिनों के बाद आपको क्या दिखता है वो आपको यहाँ पर इस टेबल में मेंशन करना है। तो एक चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो केस इस बोतल का है यानी कि टेबल ए, इसमें तो रस्टिंग नहीं होगी, यानी ये जो आयरन नेल है इस पर कोई आपको ब्राउन डिपॉजिट नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ हवा के कांटेक्ट में था, पानी के कांटेक्ट में नहीं था। अब आते हैं बोतल बी पर, ठीक है, ये सब चीज़ें अभी हम लिखेंगे भी। बोतल बी को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपकी आयरन नेल है सिर्फ पानी के टच में है, हवा के टच में नहीं है, ठीक है, क्योंकि हवा और पानी के बीच में ऑयल आ गया। तो यहाँ पर ये सिर्फ पानी के टच में है तो इस पर भी कोई रस्टिंग नहीं होगी, कोई ब्राउन डिपॉजिट नज़र नहीं आएगा आयरन नेल पे। लेकिन ये वाला जो केस है, ये वाला जहाँ पर बोतल सी है, इसमें ये जो आयरन नेल है ये हवा और पानी दोनों के टच में है, तो यहाँ पर रस्टिंग होगी और इस आयरन नेल के ऊपर आपको रस्ट यानी कि वो ब्राउन डिपॉजिट नज़र आएगा। वो जो ब्राउन डिपॉजिट होता है ना आयरन नेल पर, उसको रस्ट कहते हैं और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो इस केस में नज़र आएगा बोतल सी में। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा गया है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। पहले बात हो रही है ग्लास बोतल ए की, प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर है नो। देखिए यहाँ पर हमने देखा था ना, ये जो पहला केस था इसमें वाटर नहीं था क्योंकि सिलिका जेल ने सारा पानी सुखा दिया था, तो इसमें पानी नहीं था, तो वाटर के लिए क्या लिखा है नो। लेकिन क्या इसमें हवा थी, बिल्कुल थी। हवा के लिए क्या है, यस। तो इस केस में हमने आपको बताया नो ब्राउन डिपॉजिट। आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर नहीं था, वाटर ना होने की वजह से यहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगा। अब बोतल बी की बात करते हैं, इसमें वाटर तो है लेकिन अब एयर नहीं है, तो इसमें भी आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगा। अब बोतल सी की बात करते हैं, इसमें वाटर भी है और इसमें एयर भी है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में हम लिखेंगे शो द ब्राउन डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पर जो आयरन नेल है उसके ऊपर आपको ब्राउन डिपॉजिट नज़र आएगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि रस्टिंग के लिए यानी कि आयरन नेल के ऊपर ये ब्राउन डिपॉजिट के लिए ज़रूरी होता है कि जो आयरन नेल है या आयरन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो अगर पानी और हवा, एयर एंड वाटर दोनों के कांटेक्ट में आता है तभी उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट आता है। तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या क्या पता चला वो यहाँ पर हम देखते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसको फिर भी हम रीड करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट द आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपॉजिट। बॉटल ए बॉटल बी दोनों में ही आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट नज़र नहीं आएगा, क्यों। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, इससे हमें क्या पता चलता है। दिस इंडिकेट्स दैट ब्राउन डिपॉजिट्स और discoloration on the iron nails do not develop
व्हेन द आयरन नेल इज केप्ट इन ड्राई एयर अलोन, बॉटल ए, जैसे कि बॉटल ए में सिर्फ हवा थी, पानी नहीं था, और वाटर अलोन बॉटल बी, और बॉटल बी में हमने देखा पानी था लेकिन हवा नहीं थी। दोनों ही केसेस में रस्टिंग नहीं होगी, आयरन नेल के ऊपर कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं आएगा। एक में हवा है, एक में पानी है, दोनों का होना ज़रूरी होता है, याद रखिएगा। हाउएवर इन ग्लास बॉटल से द आयरन नेल्स शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, जो आपकी बॉटल सी है उसमें आयरन नेल के ऊपर ब्राउन डिपॉजिट नज़र आएगा। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप। ये ब्राउन डिपॉजिट तभी बनते हैं आयरन नेल या आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो हवा और पानी दोनों के टच में होता है, जो कि बॉटल सी में था। Thus, moist air is responsible for the development of brown deposits on objects made of iron। तो ये जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके ऊपर जो ये रस्टिंग होती है, जो जंग लग जाता है और ब्राउन डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है, ये होता है मोइस्ट एयर की वजह से, यानी ऐसी हवा जिसमें कि पानी की बूंदें हो। देखिए, जो ये समुद्री इलाके होते हैं, नदियों के आसपास के इलाके होते हैं, या जब मानसून का टाइम होता है, बारिश होती है, तो हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसी हवा जिसमें पानी की मात्रा होती है उसको हम कहते हैं मोइस्ट एयर। तो अगर आयरन ऑब्जेक्ट को आप मोइस्ट एयर में छोड़ते हैं तो उस आयरन ऑब्जेक्ट को हवा और पानी दोनों मिलते रहते हैं, जिससे कि उसमें रस्टिंग हो जाती है और उसके ऊपर, उस आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ब्राउन डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। तो ये जो ब्राउन कलर की जो पपड़ी सी जमा हो जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको रस्ट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और जब लोहे की बनी किसी चीज़ पर ये जंग लग जाता है, ब्राउन कलर की पपड़ी जमा हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग। हम कहते हैं लोहे में जंग लग गया, आयरन की रस्टिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी अदर मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। अब जैसे हमने देखा कि आयरन को खुले में छोड़ा, हवा पानी के कांटेक्ट में आया तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की परत जम जाती है, तो एक डिसकलरेशन हो जाता है, यानी कलर बदल जाता है। ऐसे ही जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो भी जब आप ओपनली ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उनके भी कलर में चेंज आ जाता है, वो भी धीरे धीरे वो मेटल्स भी ख़राब होने लगते हैं। हैव यू नोटिस्ड द फॉर्मेशन, इसको ध्यान से देखिए, हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। यानी अगर आप कॉपर के किसी चीज़ को ऐसे खुले में छोड़ दें तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कलर की परत जमने लग जाती है। और अ ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, और अगर सिल्वर को ओपन आप छोड़ देते तो उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रेजुअल डेट्रियोरेशन, यानी कि धीरे धीरे ये मेटल्स खराब होने लगते हैं। ग्रेजुअल डेट्रियोरेशन ऑफ मेटल सरफेसेज caused by air, water और अदर सब्सटेंसेज इज नोन एज करोजन। यानी कि जो मेटल्स होते हैं जब ये हवा की वजह से, पानी की वजह से या दूसरे सब्सटेंसेस की वजह से जब ये ख़राब होने लगते हैं धीरे धीरे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं करोजन। इसी को हम आयरन के केस में रस्टिंग कहते हैं और दूसरे मेटल्स के केस में इसको हम करोजन कहते हैं। यानी कि मेटल्स का धीरे धीरे ख़राब हो जाना करोजन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। क्या आप जानते हैं कि लोहे का ख़राब हो जाना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज़ स्पेंट टू रिप्लेस और रिपेयर आयरन स्ट्रक्चर्स डैमेज ड्यू टू रस्टिंग। अब जब रस्टिंग होती है तो लोहा कमज़ोर पड़ जाता है, तो ये जो लोहे के ब्रिजेस होते हैं या लोहे की और बनी हुई चीज़ें होती हैं, इन पे जब जंग लगता है, रस्टिंग होती है, तो इनको ठीक करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ता है, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड्स। अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसको रोकने के कुछ तरीके होते हैं, या तो इसकी स्पीड कम कर दी जाए या इसको रोक दिया जाए, सच एज पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग, ऑयल के द्वारा, ग्रीसिंग के द्वारा, एंड अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। या आयरन के ऊपर जब जिंक मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, इससे भी रस्टिंग रुकती है। इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन के ऊपर जब जिंक मेटल की परत चढ़ाई जाती है तो इसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये सारे प्रोसेस है जिससे कि रस्टिंग को रोका जाता है। वी विल लर्न अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। और ये जो हमने यहाँ पर देखा गैल्वेनाइजेशन, इसके बारे में हम आगे बड़ी जो क्लासेस होंगी उनमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है।
द वंडर ऑफ एंशंट इंडियन मेटलर्जी, यानी कि भारत में पुराने समय में ही, प्राचीन काल में ही जो ये धातुएं होती थी, जैसे मेटल वगैरह होते थे, इनके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी थी हमारे एंशंट टाइम के जो लोग थे उनको। तो यहाँ पर बात हो रही है, ये आयरन पिलर है जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। द आयरन पिलर of Delhi was made in the time of Chandragupta II, more than 1600 years ago। ये 1600 साल पहले बनाया गया था चंद्रगुप्ता II के समय पर। It is about 8 meters high and weighs more than 6000 kilograms। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, वजन 6000 किलोग्राम है, लोहे का बना है, लेकिन आज तक लगभग ना के बराबर इसमें जंग लगा है, लगभग ना के बराबर इसमें रस्टिंग हुई है, जबकि लोहे का बना हुआ है। What is interesting about this iron pillar is that despite all these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely any rust। खुले में है, हवा पानी सब इस पे पड़ता है, फिर भी इस पे ना के बराबर रस्टिंग, और आज तक ये पता नहीं लग पाया कि एग्जैक्टली बनाया कैसे गया था कि इस पे रस्टिंग होती ही नहीं है। अगर लोहे की और कोई चीज़ होगी तो इतने सालों में तो रस्टिंग से ख़राब हो जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ बीन मेड इन अ वे, इसको इस तरीके से बनाया गया है दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग, कि ये तो रस्टिंग को रोकता है, जबकि ये लोहे का बना हुआ है। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मैटर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इससे पता चलता है कि इतने 1500-1600 साल पहले भी इंडिया में मैटर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने उस समय पर ऐसी चीज़ बना दी थी जो कि आज नहीं बनाई जा सकती, कि लोहे की एक बनी चीज़ है, हवा पानी सबके कॉन्टैक्ट में आती है, लेकिन रस्टिंग नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ में क्या बताया गया है, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। अभी तक हमने देखा कि हवा और पानी का आयरन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि हवा और पानी, एयर और वाटर का दूसरे मेटल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है, द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी किसको करने के लिए कहा गया कि टीचर ही इस एक्टिविटी को करे। क्वेश्चन, इसमें क्या सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। इट इज़ एडवाइजेबल फॉर स्टूडेंट्स टू वेयर प्रोटेक्टिव आई ग्लासेज एंड कीप सेफ डिस्टेंस, यानी कि जब स्टूडेंट्स के सामने टीचर ये एक्टिविटी कर रहे हों तो स्टूडेंट्स को एक सेफ डिस्टेंस पे रहना है, और प्रोटेक्टिव आई ग्लास भी यूज़ करना है, क्योंकि इस एक्टिविटी में एक तेज़ चमक क्रिएट होती है जो कि आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है। तो आई ग्लास, प्रोटेक्टिव आई ग्लास ज़रूरी है, और सेफ डिस्टेंस भी ज़रूरी है। देखिए, पहले मैं आपको इमेज ही दिखा देता हूँ। बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, यहाँ पर एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और बहुत ही तेज़ इसकी चमक होती है। टेक अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, आपने 3-4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लिया। क्लीन इट बाय रबिंग विद अ पीस ऑफ सैंड पेपर, उसको सैंड पेपर से रगड़ के अच्छे से क्लीन कर लिया। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स, फिर चिमटे से उसको पकड़ा। इग्नाइट द अदर एंड यूजिंग अ स्पिरिट रैम्प और कैंडल, उसके दूसरे सिरे को यहाँ पर इस तरीके से एक लैम्प की मदद से आपने उसे जलाया। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न, अब इस रिबन को, अब मैग्नीशियम रिबन को अब आप जलने देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दिखाई गई हैं, बताई गई हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, एकदम वाइट फ्लेम के साथ, सफ़ेद चमक के साथ जलता है। एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर, और फिर ये एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। नीचे आप देख सकते हैं एक यहाँ पर वॉच ग्लास है जिसके ऊपर ये वाइट पाउडर इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास, फिर इस वॉच ग्लास के ऊपर इसको वाइट पाउडर को कलेक्ट किया, यानी जब ये मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। अब जब मैग्नीशियम रिबन जला तो हवा में जो ऑक्सीजन होती है, ये मैग्नीशियम रिबन उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो जो पाउडर आया था ना, पाउडर बना था जो इससे जलने पर, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, और ये इसलिए बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्शन हुआ है हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं, देखिए यहाँ पर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था ना, एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। तो इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं। Add a few drops of warm water
तो दिस वाइट पाउडर, इस वाइट पाउडर में ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर आपको मिला, इसमें कुछ वार्म वाटर के कुछ ड्रॉप्स आपने डाल दी, स्टर इट, अच्छे से हिला दिया, स्टर इट वेल एंड चेक इट्स नेचर, फिर इसका नेचर चेक करना है। रिकॉल द चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ये हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था 7th क्लास के एनसीईआरटी बुक में, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज के बारे में। फाइंड आउट वेदर द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर था उसमें आपने थोड़ा सा पानी मिला दिया, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सोल्यूशन हो गया। अब इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। यू कैन यूज़ एनी एसिड बेस इंडिकेटर, तो आप इसके लिए कोई भी एसिड बेस इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर को आप देखिए, टेस्टिंग द नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपने क्या देखा कि एक ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पर यूज़ किया गया और एक रेड लिटमस पेपर यूज़ किया गया, और ये आपकी वॉच ग्लास है जिसके ऊपर यहाँ पर इस एरिया में, इतने एरिया में यहाँ पर आपका ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। तो जब ये रेड वाला जो लिटमस पेपर है, जब इसको यूज़ किया गया तो इसका कलर देखिए ब्लू में चेंज हो गया, और रेड लिटमस पेपर ब्लू में तब चेंज होता है जब आपका सॉल्यूशन बेसिक होता है, उसका नेचर बेसिक होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सा नेचर का हुआ, बेसिक नेचर। What effect does this solution have on blue and red litmus paper? देखिए जो ब्लू लिटमस पेपर है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक नेचर वाला है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। You would observe that it changes the color of red litmus paper to blue. Hence it is basic in nature. तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है ये बेसिक है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो भी बना ये बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। We will discuss this burning of magnesium ribbon further in the chapter changes around us, physical and chemical. तो जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, तो उस चैप्टर में हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब किस बारे में बताया गया देखिए, डू यू नो दैट सोडियम इज़ अ मेटल, सोडियम एक मेटल है विच इज़ स्टोर्ड इन कैरोसिन, इसको कैरोसिन में रखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर इसको हवा या पानी मिल जाए तो वैसे ही आग पकड़ लेगा, इसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हवा और पानी के टच में आते ही आग पकड़ लेता है, इतना रिएक्टिव होता है। इसलिए इसको किस में रखा जाता है? कैरोसिन में, बिकॉज इट रिएक्ट्स वाइग्रेसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। A lot of heat is generated in the reaction, यानी जब ये जलता है हवा और पानी के साथ रिएक्ट करके जब ये जलता है तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। स्टोरिंग सोडियम इन कैरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर, अगर इसको कैरोसिन में रखा जाए तो ये हवा से और मॉइस्चर क्या होता है, हवा में जो पानी होता है उससे ये बचा रहता है। अगर कैरोसिन में रखेंगे फिर ये जलेगा नहीं, इसलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? देखिए सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और सोडियम ऑक्साइड भी मेटल ऑक्साइड है, और सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में। तो सोडियम का अगर ऑक्साइड होगा तो ये भी, इसका जो नेचर होगा जब सोडियम ऑक्साइड बनेगा तो इसका नेचर भी बेसिक ही होगा। जैसे अभी हमने देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर बेसिक था, वैसे ही सोडियम ऑक्साइड का नेचर भी बेसिक होगा क्योंकि सोडियम एक मेटल है। Let us now discuss some substances that do not behave like metals. अब हम कुछ ऐसे substances के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो metals की तरह behave नहीं करते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या कहा गया, substances that behave differently from metals in air and water, यानी कि अब हम ऐसे substances के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो मेटल से डिफरेंट बिहेव करते हैं एयर और वाटर में। यानी मेटल एयर और वाटर के साथ जिस तरीके से बिहेव करता है, रिएक्ट करता है, अब कुछ सब्सटेंसेस हम ऐसे देखेंगे जो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं एयर और वाटर में। अब यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी बताई गई है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, यानी ये एक्टिविटी भी टीचर के द्वारा ही होनी चाहिए क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर कुछ सावधानी बताई गई है। दिस एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन अ फ्यूम हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया, यानी कि एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर के हवा भी हो, एक खुला इलाका कह सकते हैं, बंद जगह ना हो। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूस गैसेस, क्योंकि यहाँ पर अब जो एक्टिविटी है इसमें सल्फर को बर्न करना बताया जाएगा, और सल्फर जब जलती है, सल्फर जब बर्न करती है तो गैसेस बनती हैं, ठीक है, विच कैन बी हार्मफुल इफ़ इनहेल्ड, और अगर आप ये गैस इनहेल कर लेते हैं, सांस लेते हैं और अंदर जाती है तो आपके लिए ये हार्मफुल हो सकती है। इसलिए एक हवादार जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपको इन गैसेस से कोई दिक्कत ना लगे।
टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। अब यहाँ पर ये डीफ्लैग्रेटिंग स्पून आपको नज़र आ रहा है जिसका लंबा हैंडल होता है, और यहाँ पर आपने इसको देख सकते हैं कि थोड़ा सा पाउडर के रूप में ये सल्फर यहाँ पर लिया हुआ है। इट इज़ अ लॉन्ग हैंडल्ड मेटल स्पून होता है, लॉन्ग हैंडल्ड, यूज इन एक्सपेरिमेंट्स टू सेफली हीट एंड बर्न सब्सटेंसेस। ताकि ये इसलिए लंबा हैंडल यूज़ किया जाता है ताकि इसमें जो एक्सपेरिमेंट किए जाए हीट या बर्न के द्वारा उसमें कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई हार्म ना पहुँचे, जैसा कि 4.7 है यहाँ पर इस फिगर में, इस इमेज में दिखाया गया है। इफ़ अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटालिक कैप ऑफ एनी बोटल। कोई भी मेटालिक कैप किसी बोतल के ले सकते हैं। रैप अ मेटालिक वायर अराउंड इट एंड गिव इट द शेप एज शोन इन फिगर 4.7b। अगर आपके पास ये ऐसा स्पून नहीं है जो कि 4.7a में दिखाया गया ऐसा स्पून नहीं है, तो इस तरीके का स्पून आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ 4.7b में दिखाया गया है। हीट इट ऑन अ फ्लेम। अब आप इसको हीट कीजिए एक फ्लेम पर। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास पाउडर के रूप में सल्फ़र है। अब आपको हीट देना है इसको। एंड एज सुन एज द सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही सल्फ़र जलना स्टार्ट हो, इंट्रोड्यूस द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इनटू अ गैस जार और ग्लास टम्बलर। जैसे ही जलना स्टार्ट हो, तो यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो आपका जो स्पून था, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून जिसमें कि सल्फ़र जल रहा था, इसको आपने इस गैस जार या गैस टम्बलर के अंदर डाल दिया है। कवर द गैस जार और ग्लास टम्बलर विद अ लिड। ढक्कन से इसको ढक दिया है टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, ताकि इसमें से गैस बाहर ना निकल जाए। रिमूव द लिड आफ्टर 3-4 मिनट्स। 3 से 4 मिनट के लिए आप ढक्कन को हटाएंगे। एंड टेक आउट द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को बाहर निकालेंगे। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द गैस जार। और ये जो गैस जार है इसमें आप थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी डाल देंगे। क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिजोल्व। फिर आप वापस से इस पर ढक्कन लगाएंगे और इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे, ताकि जो थोड़ा सा पानी आपने डाला था वो गैस के साथ ये डिजोल्व हो जाए, गैस उस पानी में डिजोल्व हो जाए। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपका जो सल्फर होता है ये नॉन मेटल होता है। तो यहाँ पर नॉन मेटल जब आपका बर्न हुआ तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। जैसे मैग्नीशियम मेटल था, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे यहाँ पर सल्फर नॉन मेटल है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने बनाया नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी कि सल्फर, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है। और जब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है तो उसका नेचर एसिडिक होता है। ये आपको याद रखना है कि जब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है तो उसका नेचर एसिडिक होता है। Again recall the chapter exploring substances acidic, basic and neutral. Using an acid base indicator, check whether the solution obtained after the addition of water to the gas jar is acidic or basic or neutral. तो ये जो गैस जार था, इसमें जो गैस बनी हुई थी, उसमें जब आपने पानी डाला तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो सोल्यूशन बना वो कैसा सोल्यूशन बना होगा। ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है सल्फर के साथ। इसमें जो गैस बनी है वो सल्फर की ऑक्साइड के, सल्फर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से बनी है। तो इससे जो गैस बनी है वो बनती है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा रहेगा, जब पानी मिला दिया एक सॉल्यूशन सा बन गया तो वो एसिडिक होगा। यही पर कहा गया, यहाँ पर में यही कहा गया है कि जैसे सेकंड चैप्टर में बताया था एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में, तो अब आपको ये चेक करना है कि ये जो गैस जार में जो भी सॉल्यूशन ये बना है, अब ये एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये एसिडिक होगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक है। कैसे, यहाँ पर आपने ब्लू लिटमस पेपर भी यूज़ किया, रेड भी यूज़ किया। अब ये इसमें एसिडिक, इसमें सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या करेगा, इस ब्लू लिटमस पेपर को देखिए इसने रेड में चेंज कर दिया। रेड वाला तो रेड ही रहा, लेकिन ब्लू को रेड में चेंज कर दिया। इसका मतलब ये जो यहाँ पर ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड बना था, ये नेचर में कैसा है, एसिडिक है। ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, यानी कि ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ऑन डिजॉल्विंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन वाटर, सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जब उस सल्फर डाइऑक्साइड गैस में आपने पानी मिला दिया तो क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड बना वहाँ से, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। डज सल्फर बिहेव इन वाटर द सेम वे मैटर्स टू, यानी जो सल्फर होता है क्या वो वाटर में वैसे ही रिएक्ट करता है, वैसे ही बिहेव करता है जैसे कि मेटल करते हैं। इसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या बताया गया है, टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर, यानी आप सल्फर पाउडर लेंगे ग्लास टम्बलर में,
ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या देखते हैं, तो याद रखिएगा सल्फर में पानी मिलाएंगे, सल्फर कोई रिएक्ट नहीं करेगा। यू मे हैव नोटिस्ड दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर, पानी में सल्फर डाला कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। सल्फर नॉन मैटर है, याद रखिएगा। अब फॉस्फोरस की भी बात होने वाली है, फॉस्फोरस भी नॉन मैटर ही होता है, ये भी याद रखिएगा। सब्सटेंसेस लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस दोनों ही नॉन मैटर है। बिहेव डिफरेंटली विद एयर एंड वाटर दैन मैटर्स, यानी ये दोनों एयर और वाटर के साथ वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे कि मैटर करते हैं। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो फॉस्फोरस है उसको पानी में स्टोर किया जाता है, हवा में रखेंगे तो जल जाएगा, हवा के लिए इतना रिएक्टिव है, लेकिन पानी में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लिखा है फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक एयर। These substances are usually soft and dull। अब ये जो substances होते हैं जैसे सल्फर और फॉस्फोरस, ये soft है, dull है इन appearance में, नॉन मैटर है, याद रखिएगा। They are neither malleable nor ductile, ना इनको पीटा जा सकता है ना इनको खींच के वायर बना सकते हैं। And they are not sonorous, इनमें कोई जैसे कहते हैं कि आवाज़ या रिंगिंग टोन भी नहीं होती है, तो नॉन मैटर्स में ये नहीं होता है। दे आर ऑल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मैटर है तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। दीज आर कॉल्ड नॉन मैटर्स। दियर ऑक्साइड्स आर एसिडिक नेचर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नॉन मैटर के जो ऑक्साइड बनते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। अब उसके बाद क्या बताया गया है, देखिए। सम अदर नॉन मैटर्स आर ऑक्सीजन नॉन मैटर है, हाइड्रोजन नॉन मैटर है, नाइट्रोजन, कार्बन एट्सेट्रा, ये सब नॉन मैटर्स है। These must not be confused with materials such as plastic, ग्लास, वुड, रबर और पेपर, इनको आप इन चीज़ों के साथ कंपेयर मत कीजिएगा। These materials are not classified as matter or non matter because they are not elements। ये जो चीज़ें ना प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, ये एलिमेंट्स में नहीं आते, तो इनको आप ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब चीज़ों के साथ इनको मत मिलाइएगा, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब नॉन मैटर्स होते हैं, इन चीज़ों को आपने याद रखना है, ये एलिमेंट्स होते हैं नॉन मैटर। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, वुड है, रबर है, पेपर है, ये नॉन मैटर की तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह, नॉन मैटर की तरह, लेकिन एग्जैक्टली इनको नॉन मैटर नहीं कहा जाता, ये अलग अलग नॉन मैटर्स को मिलाकर ये चीज़ें बनाई जाती है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, इनको हम वाकई रियलिटी में नॉन मैटर कह सकते हैं। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एलिमेंट्स। क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स क्या चीज़ होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है O2, इसको आप ब्रेक करेंगे तो इसमें आपको ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे, यानी इसको आप ब्रेक डाउन भी कर देंगे तो ऑक्सीजन ही निकलेगा। H2 नॉन मैटर है, ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन के ही एटम निकलेंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। तो इनको कहा जाता है एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन नॉन मैटर्स हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर, ये अलग अलग नॉन मैटर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, तो इनको ब्रेक करोगे तो अलग अलग चीज़ें निकलेंगी, तो ये बिहेव करते हैं नॉन मैटर्स की तरह, लेकिन ये एग्जैक्टली एलिमेंट्स नहीं होते हैं। एलिमेंट्स कौन से होंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन। इसी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। मैटर्स एंड नॉन मैटर्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स में मैटर्स भी आ जाते हैं और नॉन मैटर्स भी आ जाते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स को अगर आप ब्रेक करेंगे तो जो आप तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, वही चीज़ आपको मिलेगी। जैसे हमने देखा ऑक्सीजन गैस को ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के ही एटम मिले, हाइड्रोजन गैस को ब्रेक किया, हाइड्रोजन के ही एटम मिले, तो ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन, आज की डेट में 118 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी है। दीज एलिमेंट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, और ये जो 118 एलिमेंट्स है, इन्हीं से सब चीज़ें हमारे आसपास जो हम देखते हैं वो बनती हैं। सम आर नेचुरली अकरिंग, कुछ तो नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचुरली हमें मिल जाते हैं। वाइल अदर्स आर आर्टिफिशियली मेड इन द लेबोरेटरी, कुछ हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली बनाते हैं। एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, जैसे कि ग्लास है, शीशा है, ये नेचुरली तो नहीं मिलता ना, ये आपको बनाना पड़ता है। यू विल स्टडी मोर अबाउट एलिमेंट्स इन हायर ग्रेड्स, तो ये एलिमेंट्स के बारे में आप बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आर नॉन मैटर्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ। अभी तक हमने देखा कि मैटर्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें मैटर्स की बनी होती है। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या हमारी एवरीडे लाइफ में नॉन मैटर्स भी ज़रूरी होते हैं या नहीं, तो याद रखिएगा बहुत ज़रूरी होते हैं। यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मैटर्स इन योर डे टू डे लाइफ्स,
because of their distinct properties such as their lustrous nature, heat and electricity, conductivity and high strength। यानी कि आपने देखा आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मेटल्स की बनी होती हैं, और ये हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि वो चमकदार होती हैं, वो हीट को अच्छे से कंडक्ट कर लेती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेती हैं, और वो बहुत मजबूत भी होते हैं। मेटल से बनी हुई चीज़ें बहुत मजबूत भी होती हैं। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं। However, this should not give an impression in your mind that non-matters are not important in our lives। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे जीवन में नॉन मैटर्स ज़रूरी नहीं होते। वे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, विच इज़ अ नॉन मैटर, ऑक्सीजन नॉन मैटर है। एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा भी नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन एक नॉन मैटर है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूसेज ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के कोई और यूसेज आप बता सकते हैं? देखिए हम जो सांस लेते हैं उसमें तो ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारे लिए रेस्पिरेशन के लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन बर्निंग के लिए भी काम आती है। कोई भी चीज़ अगर जलाएंगे तो ऑक्सीजन होगी तभी वो जलेगी। और इसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ होते हैं जो आपके हॉस्पिटल्स में, ठीक है। कार्बन इज़ एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ because it is the building block of all life forms. It is a key component of protein, fat and carbohydrates which are necessary for growth and energy। तो आपने देखा कार्बन भी एक नॉन मैटर है, लेकिन कितना ज़रूरी है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स है। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, उन सब का ये पार्ट है जिससे कि हमें ग्रोथ और एनर्जी मिलती है। नाइट्रोजन ये भी एक नॉन मैटर है, इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। इसका नाइट्रोजन का यूज़ फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है और दूसरे केमिकल्स बनाने में किया जाता है जो कि हमारी खेती में काम आते हैं, हमारी क्रॉपिंग्स में काम आते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। यानी कि जो नाइट्रोजन से जो फर्टिलाइज़र बनते हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इससे न्यूट्रिएंट मिलता है हमारे प्लांट्स को। क्लोरीन ये भी एक नॉन मैटर है, इज़ अ नॉन मैटर कॉमनली यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन, पानी साफ़ करने में, पानी में जम्स को मारने में काम आता है। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन अ नॉन मेटल, आयोडीन भी नॉन मेटल है। इसका जो सोल्यूशन होता है इज़ अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक, और ज़ख्मों पर जो लगाने के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं, जब आपको कोई चोट वोट लग जाए उसके लिए जो दवाई वगैरह बनाई जाती है, एंटीसेप्टिक बनाई जाती है, उसमें इस नॉन मेटल आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे नॉन मेटल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है। अब इसके बाद देखते हैं साइंस एंड सोसाइटी। देखिए यहाँ क्या बताया गया है। डू यू नो दैट मैनी मैटर्स एंड देयर एलॉयज, mixture of two or more metals or a metal and a non-metal are important for daily use as utensils and tools। या एलॉयस के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है इसी चैप्टर में कि अगर आप मैटर, या तो आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाइए या मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिलाइए तो इनके मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। ये जो एलॉय होते हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बर्तन बनाने में काम आते हैं और कई टूल्स बनाने में काम आते हैं। ये एलॉय का मतलब हुआ मिक्सचर ऑफ दो या दो से ज़्यादा मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, ठीक है, इनको हम एलॉय कहते हैं। दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, यानी ये जो एलॉय होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, और लगभग हर इंडस्ट्री में एलॉयस का यूज़ होता है। सम स्पेशल मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन एटॉमिक एनर्जी सच एज जिरकोनियम, यानी कि कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं एटॉमिक एनर्जी में, जैसे कि जिरकोनियम। एरोस्पेस में क्या यूज़ होता है, टाइटेनियम, ये भी एक स्पेशल मेटल है, एट्सेट्रा। इन इंडिया मैनी मेटल्स स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम आर रिसाइकल्ड टू मिनिमाइज वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी। इंडिया में बहुत से मेटल्स को, जैसे कि स्पेशली आयरन और एल्यूमिनियम को रिसाइकल किया जाता है ताकि मिनिमम वेस्ट हो, और यूज़ किए हुए आयरन और यूज़ किए हुए एल्यूमिनियम को ही दोबारा यूज़ करने के लिए उसको बनाया जाता है ताकि उसकी सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और हमें उसकी जो वेस्टेज, जैसे कि आपने कोई आयरन या एल्यूमिनियम की चीज़ यूज़ करी और उसको ऐसे ही फेंक दिया तो नई चीज़ बनाने के लिए फिर से आयरन और एल्यूमिनियम बनाना पड़ेगा। तो इसकी बजाय ये कोशिश की जाती है हमारे देश में कि जो यूज़ किए हुए आयरन और एल्यूमिनियम है उनको रिसाइकिल कर दिया जाए, उसका वेस्ट ज़्यादा ना होने पाए। अब इसके बाद है इन अ नटशेल, यानी कि जो चैप्टर हमने रीड किया इसकी समरी यहाँ दी गई है। सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। पहला पॉइंट क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, ये हमने पढ़ लिया है। सेकंड पॉइंट, जनरली मेटल्स आर लस्ट्रस वेयर एज मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ये भी हमने पढ़ लिया है। थर्ड, मेटल्स आर जनरली मेलिएबल एंड डक्टाइल वाइल नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दीज प्रॉपर्टीज़, ये भी हम जानते हैं। अगला पॉइंट,
मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स, ये हम जानते हैं, विच आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक इन नेचर, ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये भी हमने पढ़ा था कि मेटल्स जनरली रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, मेटल्स ऑब्जेक्ट गेट डैमेज्ड व्हेन एक्सपोज टू मोइस्ट एयर एंड द प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा था। और लास्ट पॉइंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैव वाइड एप्लीकेशंस इन एवरीडे लाइफ, यानी मेटल और नॉन मेटल दोनों का ही हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।